बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए बेटा, क्लास 10th और फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 है, उसका आज लेक्चर नंबर 5 जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक उसमें है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन हम इस पर बात करेंगे, नॉइज पोल्यूशन पर, कि नॉइज पोल्यूशन क्या है। देखिए, जो हम अपनी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी साउंड्स हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो हम सुनते हैं, उनमें से कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हमारे ईयर उन्हें सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी साउंड्स भी होती हैं जिसको हमारे ईयर जो है वो उसको नहीं सुनना चाहते, वो उसको लाइक नहीं करते, उनके लिए वो इतनी अच्छी उनको महसूस नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है, जो साउंड्स हमें प्लेजेंट लगती हैं हमारे ईयर्स को, उनको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। यानी साउंड्स, सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स। यानी नॉइज पोल्यूशन से पहले हम बात करेंगे म्यूजिकल साउंड्स की। म्यूजिकल साउंड्स क्या हैं? या ऐसी साउंड्स जिसको हमारा ईयर जो है वो प्लेजेंट फील करता है, अच्छा फील करता है। सच साउंड्स, सच साउंड्स which are pleasant, which are pleasant to our ears are called musical sounds. अब ये जो म्यूजिकल साउंड्स हैं, ये आमतौर पर कौन सी साउंड्स होंगी? जैसे आप लोगों को जो साउंड्स अच्छी लगती हैं उसमें डेफिनेटली आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपके उनकी साउंड, यानी साउंड्स ऑफ, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल साउंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनमें से जो आपको जिन इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड अच्छी लगती है वो सारी आपकी म्यूजिकल साउंड में आती है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे आपके पास सच एज, यानी साउंड्स ऑफ म्यूजिकल साउंड, उसमें जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे फ्लूट है, फ्लूट की साउंड आपको अच्छी लगती है। वायलिन है, ठीक है। वायलिन के अलावा आपका जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं, वायलिन के अलावा आपका पियानो है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये वो मतलब साउंड्स हैं, फ्लूट की हो, वायलिन की हो, पियानो की हो, ये आमतौर पर हमारे कानों को भली महसूस होती हैं, अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट फील होती हैं। ये सारी साउंड्स हमारी म्यूजिकल साउंड्स कहलाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी साउंड्स भी हैं जो हमारे कानों को अच्छी फील नहीं होती, प्लेजेंट नहीं लगती, वो अनप्लेजेंट होती है। मतलब आप दूसरी साउंड जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपकी क्या कहलाती हैं? नॉइज कहलाती हैं। अब नॉइज वाली जो साउंड्स हैं, पहले हमने बात की म्यूजिकल साउंड्स, अब हम बात करें नॉइज। नॉइज क्या है? कि सच साउंड्स विच आर नॉट प्लेजेंट, विच आर नॉट प्लेजेंट भी लिख सकते हैं या विच आर अनप्लेजेंट भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। विच आर अनप्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइज। यानी शोर। नॉइज बेसिकली किसको कहते हैं? शोर। अब ये जो नॉइज है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आप जो आवाज, आपको कान जो है उसको अनप्लेजेंट फील करते हैं, तो वो हम सुनना नहीं चाहते। इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें आपकी? जैसे आपकी ट्रैफिक है, मतलब एग्जांपल्स में देख सकते हैं, मतलब साउंड्स ऑफ ट्रैफिक, साउंड्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। अब ट्रैफिक का जो साउंड होता है वो हमारे लिए अनप्लेजेंट होता है। इसके अलावा बाद में साउंड ऑफ मशीनरी है, बड़ी बड़ी मशीनें जो चल रही होती हैं उनकी साउंड जो है, साउंड ऑफ मशीनरी मतलब ये भी हम सुनना नहीं चाह रहे होते, हमारे कानों को भली फील नहीं हो रही होती। तो ये सारी आपकी अनप्लेजेंट साउंड्स हैं और आपके कानों पर ये जो है इफेक्ट डालती हैं, वो अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है।
बुरा असर डालती हैं, जिससे आपको जो आपकी हियरिंग है वो भी मुतासिर हो सकती है। बाज़ दफ़ा आप लोग किसी चीज़ की इर्रेगुलर साउंड होती है, सडन सुनते हैं, मतलब घर में जैसे कोई बर्तन है, उसकी इर्रेगुलर साउंड, मतलब उसको वो घिसट रहा है या बाज़ दफ़ा कुछ चल रहा होता है, जूते को अपने फर्श के साथ वो घिसट कर चलता है, तो उससे भी एक अनप्लेजेंट और इर्रेगुलर साउंड पैदा होती है, वो भी आपकी इसी में आती है। या बाज़ दफ़ा घर में कुछ बर्तन गिरते हैं, जैसे मैंने बताया, उससे भी। ये सारी जो मतलब आपकी साउंड्स होंगी वो सारी नॉइज़ में जाएँगी, और नॉइज़ की साउंड जो है वो आपके लिए पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब एक तो जैसे हमने बात किया, वैसे घरों में आप बहुत सी चीज़ें फेंक देते हैं इधर-उधर, वो पोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन ये नॉइज़ पोल्यूशन है जिसकी जो आपके कानों के लिए, मतलब जो आप चाह नहीं रहे, जैसे घर में मैंने आपको बताया कि आपने कूड़ा, क्रिकेट या रैपर्स वगैरह ऐसी जगहों पर फेंक दे तो आपको अच्छे नहीं लगते। मतलब आपको देखने के लिए अनप्लेजेंट है, आपको घर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। अब इसी तरह से आवाज़ें होती हैं कुछ, जो आपका ईयर जो है उनको पसंद नहीं कर रहा, लाइक नहीं कर रहा, वो प्लेजेंट नहीं लग रही, लेकिन वो आपको फिर भी साउंड जो है वो सुननी पड़ती हैं या सुनाई देती हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रैपर्स होते हैं। तो वो आवाज़ें आपके कानों के लिए रैपर्स लाइक हैं, अनप्लेजेंट हैं, और आपके कानों पर जो इफ़ेक्ट डालेंगी, आपकी हियरिंग पर, कानों की समात पर, वो अच्छा नहीं डालती। उससे आपको काफ़ी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे बड़े-बड़े शहरों में आप देखते हैं, बड़े-बड़े शहरों में जो है वो पोल्यूशन, जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा गुज़र रही होती है, गाड़ियाँ काफ़ी हैवी-हैवी गुज़रती हैं, मशीनरी होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर लाउड व्हीकल साउंड भी होती हैं उनकी, फिर उनके जो हॉर्न होते हैं गाड़ियों के वो भी काफ़ी हाई होते हैं, हूटर्स वगैरह, ये सारे जो हैं आपके लिए नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ये सब नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो इनसे क्या-क्या हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन से, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन से कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं जो हमारी हेल्थ पर पड़ते हैं। एक तो हम आपकी हियरिंग लॉस होती है, मतलब पहला इफ़ेक्ट क्या होता है, अब ज़रा हम थोड़े से नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट पर बात कर लें। पहले तो हमने म्यूज़िकल साउंड देखी, नॉइज़, और फिर देखिए इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इसके क्या इफ़ेक्ट जो है वो आपकी हियरिंग पर पड़ते हैं। पहली बात तो है कि भई आपकी जो हियरिंग है वो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? आपकी हियरिंग जो है, सुनने की समाज जो है वो इससे डिस्टर्ब होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हियरिंग आपकी लॉस होती है। यानी आपकी समात में फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि आपकी पहले जो हियरिंग थी वो अच्छी थी, वो डिस्टर्ब हो जाए, तब आपको पोल्यूशन वाले माहौल में रहते हुए, नॉइज़ पोल्यूशन वाले, आपको वो हियरिंग जो है आपकी उस तरह ना रहे, वो हियरिंग लॉस है, ठीक है? उसके अलावा आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है इसमें। यानी आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, मतलब आप डिस्टर्ब रहती हैं, आप नींद जो है वो आपकी खराब हो जाती है, फिर आप एग्रेशन हो जाता है आप में। एग्रेशन मतलब आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप अग्रेसिव रहना शुरू हो जाते हैं। जो नॉइज़ पोल्यूशन में लोग रहते हैं, उनमें ये चीज़ भी कॉमनली देखी गई है कि उनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है, फिर हाइपरटेंशन पैदा हो जाता है इसकी वजह से। हाइपरटेंशन, आप हर वक़्त टेंस रहते हैं, मतलब आप जो है वो आप बिल्कुल ईज़ी माहौल में नहीं रह रहे होते। फिर इसके अलावा आप लोग हाई स्ट्रेस हो जाते हैं, यानी ये भी किसकी वजह से है? नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। यानी आप हाई स्ट्रेस मतलब फ़ील करते हैं कि आप अपने ऊपर दबाव, तनाव फ़ील करने लग जाते हैं ज़्यादा इस वजह से। तो नॉइज़ कैन कॉज़ एक्सीडेंट्स, इसके अलावा एक्सीडेंट्स का भी बायस बनती है जी नॉइज़। कैन कॉज़ एक्सीडेंट्स, यानी आपने देखा होगा कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगहों पे ज़्यादा होते हैं जो रशी एरियाज़ होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉर्न्स, हूटर्स वगैरह, हैवी मशीनरी मूव कर रही होती है, बनिस्बत ऐसी जगहों पर जहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ चल रही होती है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता। जहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ होगी, ज़्यादा शोर होगा, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि एक्सीडेंट्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए आप मतलब इधर से भी हॉर्न बज रहा है, इधर से भी हॉर्न बज रहा है, आप भी गाड़ी चला रहे हैं, आप भी, आपको समझ नहीं आती कि उस वक़्त आप अपनी गाड़ी को
राइट पे रखें, लेफ्ट पे रखें या क्या करें, शोर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो इसलिए आपको जो है नॉइज़ पोल्यूशन से ये भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ये भी इफेक्ट जो है नॉइज़ पोल्यूशन डालता है। अब आपने जो है इसमें एक और चीज़ भी है कि जो लेवल दिया गया है ना मोस्ट कंट्रीज़ में, हमारे पास नॉइज़ का वो है 85 टू 90 डेसिबल है, ठीक है। ये वो मतलब लेवल है जो कि आपने 8 आवर वर्क डे में इतना आप उसको बियर कर सकते हैं। लेकिन यही नॉइज़ पोल्यूशन जो है अगर इससे वो बढ़ जाता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये रिकमेंड किया गया है, इससे बढ़ने पर आपके प्रॉब्लम जो है वो मजीद बढ़ते जाते हैं, ठीक है जी। अब आपको चाहिए क्या, ये सारे जो इफेक्ट्स तो क्रिएट हो गए, तो आपने करना क्या है, उसके लिए आपको ऐसी मशीनरीज यूज करना होती है जो कम नॉइजी हों। आपने ऐसी गाड़ियों में ऐसे हार्न यूज करने हैं जो फ्रेंडली हों, ईयर को अच्छे लगें, ठीक है जी, हेयरिंग समात में प्रॉब्लम ना करें। फिर इसके अलावा आपने साउंड साउंड रिड्यूसिंग बैरियर यूज करने हैं कि उसकी वजह से साउंड तो होगी, लेकिन वो साउंड जो है वो आपको कम सुनाई देगी उन बैरियर्स की वजह से। तो ये सारी डिवाइसेस हैं, अगर आप यूज करते हैं तो आप ये जो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन है उसको आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो था भाई आपका नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव टॉपिक। ये आपका बेसिकली जो था ज्यादा इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं थी, ठीक है, नॉलेज बेस्ड था ये और इंफॉर्मेशन बेस्ड था। उसके बाद है आपकी एक एक्टिविटी है, उसमें कहा यह गया है कि डेवलप एन एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान जो है वो आपने बनाना है। एक्शन प्लान है आपका, वो जो एक्शन प्लान है वो आपने बनाना है किस लिए, कि भाई टू हेल्प यू अरेस्ट एनी प्रॉब्लम विद नॉइज इन योर वर्क प्लेस कंसिडरिंग द फॉर, मतलब आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आप जो है किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहां पर आप एक ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं कि आप नॉइज जो है वो कम से कम वहां पर प्रोड्यूस हो। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मतलब आपने डिस्क्राइब करना है कि भाई मसला क्या है या वहां पर मसाइल क्या है, ये समझना जरूरी है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपने करना है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, यानी सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम जो हैं वो क्या है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। कि भाई आपने सॉर्ट आउट करना है कि भाई पहले प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्राइब कर दिया आपने, बता दिया ये प्रॉब्लम भाई हो रही है। अब वो जो प्रॉब्लम्स के सोर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो आपने उसके बाद उसको फाइंड आउट करना है। फिर हु आर द पीपल बीइंग अफेक्टेड, मतलब आपने देखना है कि कौन से लोग इस प्रॉब्लम से इफेक्ट हो रहे हैं, यानी इफेक्टेड पीपल। इफेक्टेड पीपल जो हैं आपका नेक्स्ट टारगेट है, उनके बारे में आपने ढूंढना है कि कौन से लोग हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और लास्ट पे है आपकी सजेशंस, आपने फिर सजेस्ट करना है सॉल्यूशन, यानी सजेशंस फॉर सॉल्यूशन। तो भाई ये एक एक्शन प्लान है, इसको आपने डिजाइन देना होता है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एक जगह है जहां पर मतलब स्कूल हो या बैंक है या कोई और है, आप वहां पर अटैच हैं, तो वहां ये प्रॉब्लम आ रही है जी, मतलब नॉइज पोल्यूशन की। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि भाई वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है। हो सकता है कि वहां पर जनरेटर हो, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा शोर हो, या वहां पर हैवी मशीनरी है, कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, वहां पर हैवी मटेरियल जो है वो मौजूद है, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आपने वो प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्राइब करनी है कि भाई ये प्रॉब्लम है। फिर उसके सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। शोर तो है, मशीनरी का है, जिसका भी है। अब वो क्यों हो रहा है, हो सकता है वो जो मशीनरी है आपकी हैवी, उनके जो उसके अंदर जो मतलब मशीनरी जो बनी होती है, उसके अंदर जो सारे उसके इंस्ट्रूमेंट है, पुर्जे जो हैं, वो हो सकते हैं काफी घिस गए हों,
वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको ग्रीस ऑयल वगैरह देने की जरूरत हो, या जैसे जनरेटर है तो जनरेटर में भी जो मतलब साउंड का इफेक्ट है उसको भी कम किया जा सकता है, वो देखना पड़ेगा कि आया उसकी जो प्लेसिंग है वो कहाँ है, वो देखना पड़ेगा, मतलब उसका सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है वो हमने देखना है। फिर है अफेक्टेड पीपल, अब वहां पर लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं उससे, मतलब हो सकता है वहां का जो मैनेजर है, ठीक है, बैंक का मैनेजर इफेक्ट हो रहा है, वहां पे वो जो वाइस मतलब मैनेजर है या कोई और लोग हैं जो वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट पीपल हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। आपने देखना है, उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि भाई ये भी ये पर्सन इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो इफेक्टेड पीपल का होना पता होना जरूरी है कि भाई हम किन के लिए कर रहे हैं, किनको हम लोग नॉइज पोल्यूशन से बचाना चाहते हैं। फिर इन द एंड हम उसका सोल्यूशन निकालने के लिए सजेशंस देते हैं कि भाई हमने करना क्या है, ये जो नॉइज पोल्यूशन है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसके क्या तरीकेकार होगा, तो इसको बोलते हैं जी एक्शन प्लान। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोस्टिक्स। जी हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोस्टिक्स। जी पहले तो आपको इकोस्टिक्स प्रोटेक्शन जो है उसके बारे में पता होना जरूरी है, फिर हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो भाई ये एक टेक्निक होती है या एक मेथड होता है जिसको हम इस्तेमाल करके तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, अनडिजायरेबल साउंड्स को, ठीक है जी। कैसे, कोई सॉफ्ट वगैरह या मतलब पोरस सरफेसेस यूज करके, मटेरियल यूज करके हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अनडिजायरेबल साउंड को, यानी ये एक टेक्निक या मेथड है। पहले तो हम बात कर लेते हैं द टेक्निक और मेथड विच इज यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं, विच इज यूज टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करने के लिए या कम करने के लिए, एब्जॉर्ब किसको, अनडिजायरेबल साउंड्स, मतलब जो साउंड्स आपको पसंद नहीं है, अनडिजायरेबल साउंड्स। कैसे, बाय सॉफ्ट, बाय सॉफ्ट और पोरस, पोरस जो है ये आप सर्फिसेज भी यूज कर सकते हैं, मटेरियल भी, सर्फिसेज, ठीक है जी। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, इज कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, ठीक है जी। अब एकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या हुई कि भाई ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीकाकार है जिससे हमने क्या किया कि जो अनडिजायरेबल साउंड्स थी, जो साउंड जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, नॉइस क्रिएट कर रही थी, जो हमारी हेयरिंग के लिए मसाइल क्रिएट कर रही थी, जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही थी, हमने उनको क्या किया है, एक तकनीक की मदद से उनको हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि उनकी शिद्दत को कम कर दिया है, मतलब वो बहुत तेज थी, एब्जॉर्बिंग के बाद वो लो डाउन हो जाएंगी थोड़ी। जैसे हमने डैम्पिंग का प्रोसेस देखा था कि भाई डैम्पिंग में हम क्या करते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशन में कि बहुत ज्यादा जैसे झटका लगना होता है, वो बहुत ज्यादा झटका जिससे लगता है जब आप जाते हैं, तो डैम्पिंग क्या काम करती थी, उसको कम, ये एब्जॉर्बर वगैरह जो यूज किए जाते हैं एब्जॉर्बेंट मोड से। इसी तरह से यहां पर भी एक टेक्निक हम यूज कर रहे हैं कि जिससे हम लोग अनडिजायरेबल साउंड को जो है वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी उनकी शिद्दत को कम करते हैं। कैसे, बाय सॉफ्ट और पोरस सरफेसेस और मटेरियल हम यूज करते हैं इसके लिए। तो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो ये भाई यूज की जाती है। इसके अलावा हम लोग जो है इसमें कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है इस हवाले से। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, मतलब जब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि आवाज टकरा कर वापस आती है, ठीक है, उससे आपकी एको क्रिएट होती है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। वो हमारी कहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस होती है, अगर सरफेस जो है वो रिजिड होगी और स्मूथ होगी,
तो इसी तरह से अगर सरफेस जो है वो सॉफ्ट और इरेगुलर होगी या वो पोरस मटेरियल हम यूज कर लेंगे तो फिर वही हमारी जो आवाज होगी वो क्या हो जाएगी कि वो उतनी ज्यादा उसकी एको जो है वो नहीं रहेगी, वो डैम्प्ड हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम मटेरियल यूज करके ऐसे एरियाज की या तो वो सर्फेसिस जो है उसको इरेगुलर कर देंगे या उसको थोड़ा पोरस बना देंगे या थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग वहां पर उसकी जो नॉइज है जो ज्यादा क्रिएट हो रही है, जो ज्यादा शोर पैदा हो रहा है, तो उसको हम इस टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ऐसी प्लेसेस हैं जो नाइसी प्लेसेस होती हैं, मतलब जहां पर आप लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा शोर पैदा हो रहा है, वहां भी इसी तरह से इसी मेथड से इसको यूज करके इसी टेक्निक को एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की मदद से हम लोग वहां भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो सरफेस होती हैं क्लासरूम के, उसको भी अक्सर आपने देखी पब्लिक हॉल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो इसी तरह के बनाए जाते हैं। वो जरा एब्जॉर्बेंट टाइप होती हैं, उनकी शेप इस तरह की होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्स्ट्रा साउंड को, एक्स्ट्रा जो आवाजें हैं जो नॉइस क्रिएट कर रही होती हैं, उनकी शेप ही इस तरह की बनाई जाती है, खासकर सीलिंग की, वॉल्स की। ठीक है, तो ये भी किस मकसद के लिए है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन वहां पर भी हमारा इसी पर्पज के लिए होता है, वो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बाज दफा जो है वो हम लोग जो डिजाइन करते हैं लेक्चर हॉल्स वगैरह जो होती हैं, उसमें हम लोग कुछ बोर्ड्स वगैरह यूज करते हैं। वो बोर्ड्स इस तरह के होते हैं कि उससे रिफ्लेक्शन हो रही होती है, मतलब कि आवाज जो है वो टकराती है डिफरेंट एंगल्स पर, वो टकराने के बाद जो है वो वापस जा रही होती है, मतलब जिस एंगल पर टकरा रही है उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट भी कर रही होती है। अब ये जो प्रोसेस है ये क्यों किया जाता है इस तरह से, ताकि पूरे हाल में जो है वो साउंड सारे कॉर्नर्स तक सब लोगों को पहुंच सके। तो ये भी इसी टेक्निक की एक तरीकाकार होता है कि हम लोग जो है वो पर्टिकुलर जो है स्टेज से जो आवाज है वो रिफ्लेक्ट होकर, चाहे कोई बंदा बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है या आगे, सबको वो जो साउंड होती है वो पहुंचती है। ये वहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो यूज करते हैं कि ऐसी शेप उसकी इस तरह की बनाते हैं या बोर्ड यूज करते हैं, वो हमारे स्टेज के पीछे होता है, जब बात होती है तो वो उससे आवाज टकरा के रिफ्लेक्ट होकर तमाम अतराफ में वो जाती है। तो इसी तरह से बाज कर्व साउंड बोर्ड के अलावा हम लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो उसकी सीलिंग होती है उसकी शेप इस तरह की बना देते हैं, शेप भी इस तरह से जैसे मेरूबी टाइप शेप होती है कि वो मतलब अंदर से गोल होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं होती, मतलब सरफेस उसकी कुछ इस तरह से अंदर से उसकी सीलिंग की। तो वहां पर भी साउंड को जो नॉइज है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, और साउंड जो है हमें तमाम अतराफ में बिखर कर आए। ये ना हो कि भाई वो किसी एक ही स्पॉट पर जो साउंड है, जो लोग बैठे हैं उनको बहुत तेज सुनाई दे और कुछ लोगों को जो है वो बहुत कम सुनाई दे, तो इस तरह से उनकी हेयरिंग का मसला हो सकता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम लोग यही एकॉस्टिक जो प्रोटेक्शन है इसको हम यूज करते हैं वहां पर भी। तो ये भाई डिफरेंट एरियाज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि ये वो, इसके अलावा आपके मैंने बताया जैसे हॉल होते हैं उनमें भी यही यूज किया जाता है, बड़े बड़े थिएटर्स में, इसके अलावा सिनेमा हॉल जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें भी यही टेक्निक यूज की जाती है, और उसी की वजह से हम लोग जो है वो उसको बेहतर तरीके से साउंड को कंट्रोल भी कर लेते हैं सबके लिए, और नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं, यही टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक का। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है जी बेटा, आज का लास्ट टॉपिक है वो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो भाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से पहले आप मतलब समझ लें इसका क्या होता है। ऑडिबल कहते हैं समात को सुनने वाली, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है रेंज, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो हमारे कान सुन पाते हैं। जो आम इसकी है वो है जी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये वो रेंज है जो कि एक नॉर्मल शख्स के लिए, बच्चा है या यंग नौजवान है कोई भी है, वो मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक उसकी रेंज होती है, और इसके इन बिटवीन वो सुन सकता है आसानी से। लेकिन ये रेंज जो है बेटा किसके लिए है, यानी मिनिमम 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 20,000, एक नॉर्मल पर्सन
या आम यंग नौजवान हैं या बच्चे हैं। लेकिन अगर यही रेंज आपकी जो है वो थोड़ी चेंज भी हो जाती है, अगर कोई पर्सन जो है वो ठीक नहीं है, बीमार है, उसके ईयर का मसला है, डिफेक्टिव हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हेयरिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर ये रेंज उस शख्स की कम भी हो सकती है इससे। और फिर ऐसे अशख़ास जो एज वाइज़ ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, ओल्ड पीपल, उनकी भी ये रेंज जो है वो 15,000 तक रह जाती है। यानी वो 15,000 से अप जो है वो नहीं सुन पाते। तो ये रेंज जो है पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ओल्ड पीपल में चेंज हो गई, उसके अलावा बाज़ दफ़ा किसको हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसका समात का मसला है किसी वजह से, तो उसकी भी जो ये, लेकिन नॉर्मल शख्स जो है, जो नॉर्मल शख्स के लिए है, जिसको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो आपकी साउंड होगी, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो सुन सकता है इसको आसानी से। ठीक है जी। तो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर ही ये थोड़ी कम ऊपर नीचे हो सकती है, अदरवाइज ये ऑडिबल रेंज है। अब ऑडिबल रेंज को आप डिफाइन भी कर सकती हैं, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर। ठीक है, अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच a human ear can hear, ठीक है जी, is called the audible frequency। ठीक है जी, ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जो हमारा कान जो है वो सुन सकता है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, लेकिन कुछ थोड़ा वेरी कर सकती है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या होगी फिर, अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन ईयर कैन हियर, मतलब जो इंसानी कान जो है वो सुन सके, जिस रेंज तक, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तक, वो जो रेंज है उसको हम बोलेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। लेकिन ये आमतौर पर यही होती है जो हमने अभी डिस्कस कर ली। लेकिन सिर्फ बूढ़े लोग, जो बूढ़े हो जाते हैं एज वाइज, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनमें ये कम हो जाती है स्मार्ट 15,000, इसलिए आप अक्सर उनसे बात करते हैं तो उनको कम सुनाई देने लग जाता है। तो इसी तरह से ऐसे लोग भी जिनके कान डिफेक्टिव हो जाते हैं, किसी वजह से कोई मसला हो जाता है, प्रॉब्लम, उनमें भी कम हो सकती है। जरूरी नहीं कि उनकी 15,000, वो लेस देन 20,000 हो सकता है, उनकी 16,000 तक रह गई हो, 18 रह गई हो, या 15,000 से भी लेस पे चले गए हो, ये आगे वेरी कर सकती है। लेकिन उन लोगों में जो डिफेक्टिव हो गए कान जिनके, या फिर एज वाइज उम्र ज्यादा हो गई, बूढ़े होते गए, फिर अदरवाइज नॉर्मल जो है उनके लिए यही होगी। ये भाई आज का हमारा था लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसको आपने, इसमें ज्यादा जो आपके टॉपिक्स थे आज के, वो ज्यादातर टॉपिक्स आपके कुछ इस टाइप के थे कि वो नॉलेज बेस्ड थे। ठीक है, जिसमें कंसेप्चुअल चीजें कम थी, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इसमें नॉलेज बेस ज्यादा है, आपने इंफॉर्मेशन ज्यादा थी इनमें। तो आपने इनको, ऐसे टॉपिक्स को रीड आउट ज्यादा अच्छे तरीके से करना होता है, उनको अंडरस्टैंडिंग तभी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी, आसान चीजें थी, जिसको आपने ज्यादा अच्छे से रीड आउट जितना आप करेंगे, ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा अच्छा तैयार करने के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप प्रॉपर रीड करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर होगी। ये ज्यादा नॉलेज बेस आपके सारे टॉपिक्स थे। तो लो भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।